बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक टू मशीन लर्निंग। सो हम डिसीजन ट्रीज के अंदर ऑलरेडी उनके बेसिक्स कवर कर चुके थे। इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट डिस्कशन वी टॉक्ड अबाउट what decision trees are, how decision trees work, what kind of information they encode। उसकी मदद से हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, कुछ मैनुअली हमने डिसीजन ट्रीज क्रिएट भी किए थे। हम यहाँ तक पहुँचे थे कि we want to understand that how decision trees are created based on data, so essentially training a decision tree। so वो ML वाला हिस्सा जो है वो यहाँ से हमारा शुरू होगा। so let's begin। दीज आर सम रेफरेंसेस जिसको आप फर्दर डिटेल्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आप डिटेल्स के लिए देख सकते हैं वो हमारी 2021 वाली प्लेलिस्ट है, जहाँ पे मैंने इन्हीं सेम टॉपिक्स को, क्योंकि उस वक्त कोर्स की पेस कुछ और थी, कोर्स के गोल्स कुछ और थे, तो इन्हीं सेम टॉपिक्स को मैंने ज़रा ज़्यादा डिटेल में कवर किया हुआ है। यू कैन रेफर टू दोज वीडियोज़। अगर इसमें से कोई हिस्सा आपको लगता है कि यू वॉन्ट टू डू इट मोर स्लोली, देन यू कैन रेफर टू दोज वीडियोज़, और वहाँ पर यही सेम टॉपिक्स हैं, लेकिन ये ज़रा एक और पेस के ऊपर, ज़रा स्लोअर पेस के ऊपर कवर हुए हैं। All right, so let's start building some intuition about कि हम एक ट्री को जब ग्रो कर रहे हैं तो वो ग्रो करने का प्रोसेस होगा क्या। जस्ट टू रिकैप अ लिटिल बिट, आपको याद होगा हमने एक एग्जांपल देखी थी जहाँ पे हमारे पास पेशेंट्स का डेटा है जिससे हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वेदर इनको हार्ट डिजीज़ है या नहीं है। सो वी हैव द ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, वी हैव various other features like the height, the weight, BMI, maybe arterial blockage, yes, no, and things like that। हमारे पास इस तरह की काफ़ी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और उसकी बेस पे हम एक प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं। ओके, नाउ इफ़ आई वांट टू ग्रो अ डिसीजन ट्री, इतनी चीज़ की तो सेंस बनती है कि अगर मैं उस ट्री का पहला नोड डिसाइड कर रहा हूँ, वहाँ मैंने कोई क्वेश्चन पूछना है, वो क्वेश्चन उन्हीं फीचर्स में से किसी फीचर का क्वेश्चन होगा। सो इफ इट्स अ कैटेगोरिकल फीचर, इट्स अ क्वेश्चन विद कैटेगोरिकल आंसर्स। इफ इट्स अ रियल नंबर्ड फीचर, it would be a threshold answer। Okay, is the BMI greater than X, is the BMI less than or equal to X, and so on। तो अब ये करने के लिए the first decision that I need to make is that which feature to choose as my first feature। Okay, I can actually cycle through all features and find out the best one। Okay, ये बात समझ में आ गई कि हम बेस्ट फीचर चूज कर सकते हैं, बट व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया। सो यहाँ पर अब हम वो क्राइटेरिया देखने लगे हैं, कोई सिस्टमेटिक अप्रोच देखने लगे हैं जिसकी मदद से हम ये डिसाइड कर सकें कि हमारा क्राइटेरिया होगा क्या, जिसकी बेस पे हम ये क्वांटिफाई कर सकें कि इनमें से कौन सा फीचर जो है वो सबसे बेस्ट है हमारे लिए इस स्टेप के ऊपर। So let me give you two examples. First, let's look at an example of categorical features। So let's assume मेरे पास ये पेरेंट नोड्स हैं, ये दोनों साइड पे जो पेरेंट्स नोड हैं ये सेम है, और उसके बाद आपको दो तरह के स्प्लिट्स नज़र आ रहे हैं। सो यू सी ए स्प्लिट ऑन द लेफ्ट, सो एक ये स्प्लिट है और एक और ये स्प्लिट है। What I want you to do is count the number of positive and negative samples in the parent nodes on both sides, और उसके बाद दोनों साइड के चिल्ड्रन को देखें और ये डिसाइड करें कि कौन सा वाला स्प्लिट ज़्यादा बेहतर है। सो एज्यूम करें कि कोई एक फीचर F1 है जिसकी मदद से यहाँ पर स्प्लिट हुआ है, कोई फीचर F2 है जिसकी मदद से यहाँ पर स्प्लिट हुआ है। सो पॉज द वीडियो, फॉर दोज ऑफ यू जो पहले हमारे इस तरह के लेक्चर्स देख चुके हैं उन्हें ये मालूम है कि हाउ डज इट प्रोसीड। सो पॉज द वीडियो, take some time, come up with the answer by yourself, and then unpause the video and continue। So I hope आपने सोचा और आई होप आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास पेरेंट में तकरीबन 50-50 स्प्लिट है बिटवीन दी पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एग्जांपल्स, और सिमिलरली यहाँ पर भी ये दोनों तरफ एक ही चीज़ है। लेकिन जब हम इन चिल्ड्रन की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास कुछ बेहतरी नहीं हो रही, यहाँ पर भी हमारे पास तकरीबन 50-50 स्प्लिट ही है। सो दिस क्वेश्चन वॉज नॉट गुड इनफ to reduce our uncertainty about that the examples जो हमारे पेरेंट नोड में मौजूद थी, यानी वो उतना ही अनसर्टेन उसने रखा, जितने येस उधर गए उतने ही नो। यानी अगर आप अपनी एग्जांपल पर वापस जाएं तो हम चाहेंगे कि हम ऐसा सवाल पूछें जिसमें हार्ट डिजीज़ वाले लोग एक तरफ हो जाएं और नॉन हार्ट डिजीज़ वाले दूसरी तरफ हो जाएं। लेकिन अगर पहले भी वो मिक्स थे और सवाल पूछने के बाद मिसाल के तौर पर इनकी स्टॉक प्राइसेस क्या, या इनके मिसाल के तौर पर इनके बैंक अकाउंट में पैसे कितने हैं, और इस सवाल के पूछने के बाद जो आंसर आया, लेट्स से आपने थ्रेशोल्ड डिसाइड कर दी एक्स से ज़्यादा है तो इधर चले जाएं, एक्स से कम है तो उधर चले जाएं, और उसके नतीजे में हार्ट डिजीज़ वाले उतने ही लोग जो है वो कम पैसे वाले भी निकले और ज़्यादा वाले भी निकले। तो दैट वाज क्लियरली नॉट अ गुड क्वेश्चन। बट आपने फ़र्ज़ करें आर्टीरियल ब्लॉकेज क्वेश्चन पूछा, आर्टीरियल आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं या नहीं है, एंड दिस क्वेश्चन रिड्यूस्ड योर अनसर्टेनिटी, और ज़्यादा हार्ट डिजीज़ वाले लोग उस तरफ चले गए जिनकी आर्टरीज ब्लॉक थी, और ज़्यादा हेल्दी लोग उस तरफ चले गए जिनकी आर्टरीज ब्लॉक नहीं थी। सो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन, एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन सी ऑन दिस साइड कि यहाँ पर इस क्वेश्चन ने हमारी अनसर्टेनिटी काफ़ी रिड्यूस कर दी है। पॉजिटिव एग्जांपल्स एक तरफ चली गई हैं बाय एंड लार्ज, एंड नेगेटिव एग्जांपल्स दूसरी तरफ चली गई हैं बाय एंड लार्ज। सो देयरफॉर वी प्रेफर स्प्लिट्स दैट लीड टू प्योर आउटकम्स, जिसमें एक
चाइल्ड के अंदर एक तरह की प्योर आउटकम्स आ जाएं और दूसरे में दूसरी तरह की प्योर आउटकम्स आ जाएं, विच मीन्स वी नीड टू डिफाइन अ मेजर ऑफ प्योरिटी जो कि ये कहे कि ये वाली जो चीज़ है ये ज़्यादा इम्प्योर है और ये वाली जो चीज़ है ये ज़्यादा प्योर है। ये अभी हम देखते हैं चंद मिनट में, अगली चंद स्लाइड्स में, कि किस तरह से हम ये डिसाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रियल नंबर्ड एट्रीब्यूट्स। तो हम अब इस किस्म की कोई चीज़ देखते हैं जहाँ पे फ़र्ज़ करें कि हम ये रियल नंबर्ड चीज़ें थी जिसको हम स्प्लिट करना चाह रहे थे। फॉर एग्जांपल मैं एक रिग्रेशन ट्री ग्रो कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरे पास ये कुछ नंबर्स हैं। सो लुक एट दीज पेरेंट नोड्स, अगेन पेरेंट नोड्स सेम है, एंड देन लुक एट द चिल्ड्रन एंड देन पॉज द वीडियो एंड फिगर आउट कि लेफ्ट वाला स्प्लिट ज़्यादा अच्छा है या राइट वाला स्प्लिट ज़्यादा अच्छा है। सो आई होप आपने पॉज किया और आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो जो डार्क रेड में लिखी हुई हैं वो सारी बड़ी वैल्यूज़ हैं, क्लोज टू लाइक 20, और जो जो आपके पास थोड़ा शॉकिंग रेड में लिखी हुई हैं, ब्राइट रेड में लिखी हुई हैं, वो आपके पास स्मॉलर वैल्यूज़ हैं, क्लोज टू अराउंड 5। सो लिहाजा ये पेरेंट्स में काफ़ी मिक्सिंग है बड़ी और छोटी वैल्यूज़ की। जब हम इस साइड के स्प्लिट को देखते हैं तो यहाँ चिल्ड्रन में भी उतनी ही मिक्सिंग हमें नज़र आ रही है बड़ी और छोटी वैल्यूज़ की, वेयर एज यहाँ पर हमारी मिक्सिंग बहुत कम हो गई है। यहाँ वैल्यूज़ वो हैं जो 5 के करीब करीब हैं, यहाँ वैल्यूज़ ज़्यादातर वो हैं जो 20 के करीब करीब हैं। सो what has this split reduced in case of the right tree? It has actually reduced the variance. So आपकी वेरिएंस कम हो गई है। द वेरिएंस फ्रॉम द मीन, द एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्क्वायर डिस्टेंस या एवरेज एब्सोल्यूट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन हैज़ रिड्यूस्ड। सो यहाँ पर हमें एक बड़ा कंक्रीट सा क्राइटेरिया नज़र आ रहा है प्योरिटी का, और आप ये देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ म्यू और इसकी वेरिएंस लिख भी दी है, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट इन केस ऑफ द राइट स्प्लिट दोनों सब ट्रीज की जो वेरिएंस है वो कम है। So now what we see here is कि हमारा purity का criteria in case of real numbered attributes, in case of regression trees, तो बड़ा आसान सा कि हम उस केस में simply यहाँ पर variance को use कर सकते हैं। तो जिस split से variance सबसे ज़्यादा reduce हो जाती है children के अंदर, वो split अच्छा है, जिसमें variance reduce नहीं हो रही वो split अच्छा नहीं है। अच्छा, अब यहाँ हमने ये भी आगे सीखना है कि हम, क्योंकि जब split करते हैं तो दो children बनते हैं, तो फिर variance किसकी देखें? हम किसी एक की वेरिएंस देख के तो डिसाइड नहीं कर सकते ना। सो हमें उनको मिलाना किसी तरह से पड़ेगा, दोनों वेरिएंसेस को मिक्स करके किसी तरह से देखना पड़ेगा कि हम ओवरऑल किस चीज़ में क्या कोई एक नंबर ऐसा क्रिएट कर सकते हैं या नहीं जो दोनों वेरिएंसेस को कंबाइन करके हमें एक सिंगल नंबर दे दे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि वन सच क्राइटेरिया कुड बी अ वेटेड एवरेज ऑफ द टू वेरिएंसेस। यानी कि सिंपल तरीका तो ये था ना, दोनों चिल्ड्रन की हम एवरेज ले लेते वेरिएंस की, लेकिन एवरेज लेते तो हो सकता है कि दोनों चिल्ड्रन में इक्वल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ना गए होते, जो 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 डेटा के इंस्टेंसेस हैं वो इक्वल स्प्लिट ना हुई होती, एक में ज़्यादा चली गई एक में कम चली गई। तो उस केस में फिर एक वेटेड एवरेज की सेंस बनती है कि जितना फ्रैक्शन ऑफ इंस्टेंसेस एक नोड में गई हैं और जितना फ्रैक्शन ऑफ इंस्टेंसेस दूसरे नोड में गई हैं, उसके हिसाब से वे करके हम वेरिएंसेस को कंबाइन करने। सो we're going to do that a few slides later inshallah. All right, so now we are ready to start looking at the algorithm for growing our tree. अच्छा, जो ट्रेडिशनली डिसीजन ट्रीज के लिए दो एल्गोरिदम्स यूज़ किए जाते हैं, उसमें एक आपके पास इटरेटेड डाइकोटमाइजर है ID3 और दूसरा कार्ट एल्गोरिदम है। सो ये दोनों के दोनों तकरीबन एक ही अराउंड जो है वो क्रिएट हुए थे। ID3 1986 में आया था और कार्ट 1984 में आया था। दो अलग अलग लोगों की तरफ से आए थे, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे ये जिन्होंने ये दोनों एल्गोरिदम्स क्रिएट किए थे, और दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस भी थे कि जो इम्प्योरिटी फंक्शन है, अभी हमने आगे डिस्कस करना है कि ID3 एंट्रोपी को यूज़ करता था, और कार्ट यानी क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज ये एल्गोरिदम जिनी इम्प्योरिटी यूज़ करता था, जो अभी हम चंद मिनट में देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त प्योर फॉर्म में ID3 और कार्ट को यूज़ नहीं किया जाता। वी यूजुअली कंबाइन दीज टू एल्गोरिदम्स एंड कम अप विद सम एनहांसमेंट्स ऑफ दीज एल्गोरिदम्स इन ऑर्डर टू ग्रो आवर ट्रीज। So therefore what I'm going to show you on this slide is a combined algorithm which is essentially it's neither cart nor ID3. It's an algorithm for growing your decision tree, and it's a very simple algorithm जो कि impurity function वाली चीज़ को अभी यहाँ छोड़ देगा कि आप impurity function कोई भी यूज़ कर सकते हैं. So let's look at the algorithm. Let's try to understand the algorithm and then we can continue from there. Okay, so this is our algorithm. Now let's go through it step by step. So we want, so this is the split algorithm, so splitting criteria. So आपने यहाँ पर ये कहा कि आपने split करना है अपने node को। ये आपके पास
इंस्टेंसेस हैं, यानी फॉर एग्जांपल दी m इंस्टेंसेस, कितने आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं, और ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं यानी फीचर्स हैं। सो आपने फीचर्स की बेस के ऊपर सारे फीचर्स में से बेस्ट फीचर निकालना है और उसकी बेस पे स्प्लिट करना है। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम इज a is the best attribute for splitting the example. So you need to find the best attribute, which means you need to cycle through all attributes. So आपने सारे एट्रीब्यूट से साइकिल करना होगा, और अगर उनमें से कोई एट्रीब्यूट रियल वैल्यूड होगा, जैसे कि हमारा BMI था या ब्लड प्रेशर था, तो उसमें फिर अब आपको सारी थ्रेशोल्ड्स भी देखनी होंगी, जितनी उसमें थ्रेशोल्ड्स पॉसिबल हो सकती हैं वो भी देखनी होंगी। सो साइकिल थ्रू ऑल एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे जो टेबल में आप देख सकते हैं, यू हैव योर एज, यू हैव योर ब्लॉक्ड आर्टरीज विच इज़ अ कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट, यू हैव योर हाइट विच इज़ अ रियल नंबर्ड एट्रीब्यूट, जेंडर, BMI, ये सारी की सारी आपके पास हैं। अब इनमें से अगर लेट्स से ब्लॉक्ड आर्टरीज है तो उसकी तो आपने खाली वहाँ रख के कैटेगोरिकली डिवाइड करना है, और उसके बाद इम्प्योरिटी फाइंड कर लेनी है या प्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन, और उसकी बेस पे डिसाइड कर लेना है ये कितनी प्योर आउटकम्स पे को यील्ड कर रहा है। इसी तरह जेंडर के केस में भी ऐसा ही है। लेकिन BMI, एज या हाइट के केस में आपको इसकी जगह सारी की सारी थ्रेशोल्ड्स देखनी पड़ेंगी। अच्छा, सारी थ्रेशोल्ड्स का क्या मतलब है? सारी थ्रेशोल्ड्स का मतलब है कि आपकी एक्चुअल डेटा के अंदर जो वैल्यूज़ आई हुई हैं, उन सब वैल्यूज़ में से आप साइकिल करके, यानी हर एक जगह जहाँ जहाँ थ्रेशोल्ड हो सकती है वहाँ रख कर देख लेंगे। सो एसेंशियली व्हाट वी डू इज़ वी सॉर्ट दीज वैल्यूज़ एंड देन वी प्लेस द थ्रेशोल्ड फर्स्ट आफ्टर दिस फर्स्ट इंस्टेंस, फिर उसके बाद सेकंड इंस्टेंस, थर्ड इंस्टेंस, फोर्थ इंस्टेंस, सब में रख कर देख लेते हैं, और हर दफ़ा जो है वो चिल्ड्रन बनाकर और ये देखते हैं कि प्योर आउटकम्स आ रही हैं या नहीं आ रही। जिस केस में प्योरेस्ट आउटकम्स आ जाती हैं, we choose that particular threshold for that attribute. So the best splitting that a particular threshold gives for an attribute is chosen for that attribute. तो अब हम जब सारे attribute cycle कर रहे हैं तो real valued की जो best outcomes हैं सिर्फ हम उनको देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो डिसीजन एट्रीब्यूट फॉर दिस नोड इज ए, जो आपने चूज कर लिया, और अगर रियल वैल्यूड है तो उसकी थ्रेशोल्ड भी आपको मिल गई। ये स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 तक आप कर चुके हैं। नाउ फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए क्रिएट अ न्यू चाइल्ड नोड। सो अब आपने फॉर एग्जांपल आपका कैटेगोरिकल था, तो जितने चिल्ड्रन बन रहे हैं यस के नतीजे में जितने इंस्टेंसेस हैं वो एक तरफ चले गए, नो के नतीजे में दूसरी तरफ चले गए। थ्रेशोल्ड है तो जो थ्रेशोल्ड आपने टी चूज किया, टी से बड़े इक्वल एक तरफ चले गए, और लेस देन टी दूसरी तरफ चले गए, ठीक है। सो यू क्रिएट टू चिल्ड्रन अराउंड द थ्रेशोल्ड फॉर रियल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड बन रही है, और फॉर कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स उतने होंगे जितने आप यहाँ पर जितने उसकी कैटेगरीज थी। अच्छा, यहाँ जो आपके ट्रेडिशनली जो ID3 और कार्ट था, उसमें इस तरह के डिफरेंसेस भी मौजूद थे कि उनमें से एक ये प्रेफर करता था कि हमेशा स्प्लिट्स बाइनरी होंगे, और दूसरे के अंदर इस तरह की लिमिट नहीं थी। तो ये इसी वजह से अब हमने इसको जनरल एल्गो कर दिया है कि हम नॉन बाइनरी स्प्लिट्स भी अलाउ कर रहे हैं, ऑल्दो के जो ओरिजिनल एल्गोरिथम्स थे उसमें इसके ऊपर भी कुछ कंस्ट्रेंट्स थी। ओके, सो स्टेप 4, स्प्लिट द ट्रेनिंग इंस्टेंसेस अमंग्स्ट द चाइल्ड नोड्स। तो अब आपने उनको एक्चुअली स्प्लिट कर दिया। अब आप रेडी हैं रिकर्सिवली अगली कॉल के लिए। सो फॉर ईच चाइल्ड नोड या सबसेट, सो अब जितने भी आपके बने हैं, सो ये ओरिजिनल आपका नोड था, ये लेट से आपने दो कैटेगरीज की बेस पर आपने इसके चिल्ड्रन बना दिए। नाउ फॉर ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन 1 बाय 1 आपको जाना होगा यहाँ पर, और इनके लिए आप ये देख रहे होंगे कि अगर ये प्योर हो चुका है, यानी इसमें एक ही आउटकम्स खाली पड़ी हुई है, यानी हार्ट डिजीज येस हैं सारे के सारे, या हार्ट डिजीज नो है सारे के सारे, जो भी है वो प्योर हो गया तब भी रुक जाए, या कोई और स्टॉपिंग क्राइटेरिया मीट हो गया, मीनिंग के लेट से हाइट का आपने स्टॉपिंग क्राइटेरिया रखा हुआ था, या मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इन दिस नोड का रखा हुआ था। आपको याद होगा ये बात भी हमने डिस्कस की थी बायस वेरिएंस की डिस्कशन में। तो इस किस्म का कोई भी स्टॉपिंग क्राइटेरिया अगर आ गया तो जस्ट स्टॉप, अदरवाइज यू रिकर्सिवली कॉल दिस एल्गोरिथम फॉर दिस चाइल्ड नोड, ठीक है। और ये उस वक्त तक चलता जाएगा जब तक हर चाइल्ड नोड के लिए स्टॉपिंग क्राइटेरिया मीट नहीं हो जाता, एंड देन द ट्री ग्रोइंग विल स्टॉप एंड यू हैव योर ग्रोन ट्री। सो आई होप कि ये सब कुछ अब आपको क्लियर हो गया, ये एल्गोरिदम भी आपको समझ में आ गया। इसको मेरा मशवरा ये होगा कि एक मरतबा लिख कर अपने सामने करके भी देख लीजिए, ताकि आप ज़रा और बेहतर कन्विंस हो जाए कि ये सब कुछ चीज़ आपको समझ में आ गई। इट्स अ सुपर सिंपल एल्गोरिदम, देयर इज़ नथिंग डिफिकल्ट अबाउट इट। एक दफ़ा आप एक ट्री को अपने हाथ से ग्रो करके देख लेंगे, इसी मिसाल को बेशक करके देख लेंगे, तो थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट कुड बी आर क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग प्योरिटी या इम्प्योरिटी। सो अब हम इम्प्योरिटी मेजर करने के दो क्राइटेरिया देखने लगे हैं, और ये प्राइमरीली हम देख रहे हैं फॉर कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स। फॉर रियल नंबर्ड एट्रीब्यूट्स वी ऑलरेडी नो द क्राइटेरिया। जब हम रियल नंबर्ड यानी रिग्रेशन वाली आउटकम कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि उसके लिए ऑलरेडी हमने वेरिएंस यूज़ करनी है, और वेरिएंस रिडक्शन को एज क्राइटेरिया रखना है। लेकिन फॉर कैटेगोरिकल आउटकम्स हमें देखना पड़ेगा कि हमारा प्योरिटी का मेजर या इम्प्योरिटी का मेजर क्या हो सकता है। ओके, सो इस सब कुछ के लिए लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ सेटअप। अच्छा, मैं यहाँ पहले ये क्लियर कर दूँ कि मैं किस अंदाज से आपको ये करवाने लगा हूँ।
सो आपको याद होगा कि सेमेस्टर में ऑलरेडी एक मरतबा हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन बना चुके हैं। एंट्रोपी बाय द वे दोबारा आ रही है। और आपको ये भी याद होगा कि हमने सेमेस्टर के शुरू में कहा था कि मैं 3 मरतबा एंट्रोपी को डिस्कस करूंगा, और तीसरी मरतबा जब करूंगा तो मैं उसका पूरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट और पूरी इंट्यूशन करूंगा। उससे पहले जितनी दफ़ा करूंगा वो प्रैक्टिकल और प्रोसीजरल होगा कि अच्छा यहाँ वो चीज़ हमारे काम कैसे आ रही है। ये नहीं हम देख रहे होंगे कि अच्छा ये बना कैसे, हम सिर्फ ये देख रहे होंगे here is a formula, why does it make sense। तो इस वक्त भी स्लाइड पर हम यही करने लगे हैं। I'm gonna give you 2 formulas and then I'm gonna show you why they make sense for measuring impurity। ठीक है, सिर्फ इतना सा हमारा काम है। तो उसके लिए लेट्स डू द सेटअप, एंड बाय द वे वी आर गेटिंग वेरी क्लोज टू द पॉइंट जहाँ पर हम एंट्रोपी को डिस्कस करने वाले हैं। सो इट्स कमिंग इन योर डायरेक्शन, इट्स वी आर नॉट दैट फार अवे फ्रॉम इट। ओके, सो let's assume our total set to be this set S, जिसके अंदर जो instances हैं वो x1, y1, x2, y2, where x1, x2 up to xn are my feature vectors, और y1, y2 up to yn are my categories जो मेरे labels लगे हुए हैं। और वो जो categories हैं वो C possible categories हैं, C classes हैं। let's say heart disease में yes no था, let's say emotion के अंदर आपका happy, sad, surprise, whatever। so this is what we mean by these labels C। okay, so now let Sk, which is a subset of S, ये Sk वो है जिसमें सब के सब इस सेट में वो चीज़ें आ रही हैं जिसमें सारे वो इंस्टेंसेस हैं जिनका लेबल K है। So you have your S sub K as for example S sub yes is the subset of instances जिसमें हार्ट डिजीज़ का लेबल yes है। S sub no are the instances जिसमें हार्ट डिजीज़ का लेबल no है। So therefore आपका जो पूरा सेट S है it's essentially a union across all classes, और क्योंकि हम सिर्फ एक लेबल एक इंस्टेंस को देते हैं लिहाजा इस यूनियन के नतीजे में हर सेट जितने भी ये सबसेट्स हैं S सब के, ये सारे के सारे एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इनमें कोई आपस में चीज़ें कॉमन नहीं। ठीक है, ओके। सो योर pk, इसको आप गौर से समझ लें, योर p sub k is equal to the size of S sub k over the size of S, which means fraction of inputs in S with label K। For example, heart disease yes वाले 50 थे और आपके पास total instances 100 थी, तो then S sub yes would be 0.5। So this is the fraction of your instances with a label, with a particular label, in this case जो हमने yes की example की है। So now we have everything in order to come up with the first formula। Just use the first formula and see how we can measure the purity of the set using a particular formula। So अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास pk आ चुका है, p sub k is the fraction of one class, p sub, so ये p sub 1, p sub 2, p sub 3, p sub c तक सारे हम probabilities निकाल सकते हैं, सारी की सारी हम इसको fractions निकाल सकते हैं। Now we want to see कि कोई ऐसा फॉर्मूला हो सकता है जो एक बड़ी डिफरेंट वैल्यू दे अगर सारी की सारी इंस्टेंसेस किसी एक क्लास से बिलोंग कर रही हैं, और बहुत डिफरेंट वैल्यू दे अगर इंस्टेंसेस अक्रॉस क्लासेस स्प्रेड हुई हुई यानी इम्प्योर हैं। ओके, here is your first measure, this is known as the Gini impurity, और यहाँ पर जो Gini का फॉर्मूला लिखा हुआ है ये 2 क्लासेस का लिखा हुआ है। so your p sub k into 1 minus p sub k, and you do this across all classes C। तो सब क्लासेस के लिए आप k is equal to 1 to C इसको सम कर रहे हैं। so p sub k into 1 minus p sub k मतलब जितना इंस्टेंसेस इसके पास आ रही है और जितनी रिमेनिंग रह रही हैं इसको आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद लेट से आपने पहले ये yes के लिए किया, फिर ये नो के लिए किया और दोनों को सम कर दिया मिसाल के तौर पर। नाउ इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, इन दिस डायग्राम दिस रेड डॉटेड ग्राफ represents your Gini। so let me explain the graph first। so on the horizontal axis you have p, so यहाँ पर p 0 है और यहाँ पर p 1 है। जो हमारा फॉर्मूला है वो p और 1 माइनस p को मल्टीप्लाई कर रहा है, देयरफॉर यहाँ पर 1 माइनस p जो है वो 1 है और यहाँ पे 1 माइनस p जो है वो 0 है। so we know that just by knowing p। and on the vertical axis we are plotting the Gini, और ये black line जो है ये एंट्रोपी की है जिसे अभी हमने डिस्कस करना है। so let's just focus on the Gini। so let's look at the various values of Gini जो हमें इस प्लॉट से मिल रही हैं। हमें ये नज़र आ रहा है दोनों एजेस के ऊपर Gini की वैल्यू 0 है, और ये सेंटर में जाकर जहाँ p 0.5 है वहाँ Gini अपनी हाईएस्ट वैल्यू 0.5 ऑब्टेन कर रहा है, अटेन कर रहा है। so अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि हो क्या रहा है, when p sub k is 0, इसका मतलब है कि p की क्लास के अंदर कुछ भी नहीं आया और सिर्फ 2 ही क्लासेस हैं। इसका मतलब है कि जो दूसरी क्लास है यानी k क्लास के अंदर कुछ नहीं आया है, जो दूसरी क्लास है जो भी लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि yes की क्लास के पास कुछ भी नहीं आया, सारी इंस्टेंसेस नो की हैं। ठीक है, तो इस वक्त मेरी Gini की वैल्यू 0 है, और सिमिलरली मेरी Gini की वैल्यू उस वक्त भी 0 होगी जब इस क्लास में सब कुछ होगा और दूसरी क्लास 0 होगी। तो दोनों में से किसी एक क्लास में अगर सारी इंस्टेंसेस चली जाएं तो Gini 0 देती है, यानी Gini
0 देकर प्योरिटी इंडिकेट करती है। और मैक्सिमम इम्प्योरिटी के केस में जहां दोनों क्लासेस के बीच में इक्वल स्प्लिट हुआ इंस्टेंसेस का जिनी अपनी हाईएस्ट वैल्यू यानी 0.5 देती है। सो जिनी इंडिकेट्स इम्प्योरिटी, दैट्स वाई हमने इस स्लाइड का नाम मेजरिंग इम्प्योरिटी रखा है। जिनी अपनी हाईएस्ट वैल्यू देती है जिस वक्त, या हाई वैल्यूज देती है जैसे जैसे इम्प्योरिटी बढ़ती जाती है, और हाईएस्ट वैल्यू 0.5 देती है जिस वक्त इम्प्योरिटी मैक्सिमाइज हो जाती है। और जब इम्प्योरिटी मिनिमाइज होती है तो जिनी अपनी मिनिमम वैल्यू यानी 0 दे रही होती है। सो आई होप दिस इज क्लियर। पॉज करके इसको करके भी देख लें। वैसे इससे अगली स्लाइड पर मैंने आपको कुछ इसकी एक्चुअल एग्जांपल्स भी करवानी है फॉर वेरियस एज्यूम्ड वैल्यूज ऑफ पी के एंड वन माइनस पी के। अच्छा जी, अब इसी तरह से एंट्रोपी को भी देख लेते हैं। एंट्रोपी का फॉर्मूला याद है? एक अपना टेस्ट लें, पॉज करें और क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन का जो फॉर्मूला था ना वो लिख लें। कम से कम इससे ये पता लग जाए कि आपको वो फॉर्मूला याद है या नहीं है। वी गोना यूज द जनरल केस ऑफ इट, जो कि हमने मल्टी क्लास के लिए लिखा था वही यहाँ पर हमारे पास चल जाएगा। सो वी डोंट नीड टू स्पेसिफिकली राइट द बाइनरी क्लास फॉर्मूला जो हमने उसके लिए जनरेट किया था। ओके, हियर इज योर एंट्रोपी। सो ये आपके लिए जो फेमिलियर वाला फॉर्मूला है वो ये वाला है, बट वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। So you go over all of the classes k1 to c, and then you do pk into log base 2 of pk, और ये पूरा ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि essentially this is log base 2 of 1 over pk। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास ये ब्लैक वाला ग्राफ बन रहा है यहाँ पर, एंड यू कैन सी हियर कि जिस वक्त मैक्सिमम इम्प्योरिटी है तो एंट्रोपी अपनी हाईएस्ट वैल्यू 1 ले रही है, और जिस वक्त मैक्सिमम प्योरिटी है दोनों एजेस के ऊपर उस वक्त एंट्रोपी अपनी मिनिमम वैल्यू 0 ले रही है। सो नाउ वी हैव सम क्लैरिटी कि कहाँ पर, और ये चीज़ मैंने यहाँ स्लाइड्स में भी आपको शो की हुई है। सो अब हमें यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ओके वी हैव टू मेथड्स, जिनी एंड एंट्रोपी। दोनों हमारे पास कैटेगोरिकल आउटकम्स के केस में प्योरिटी फाइंड करने के लिए यूज़ हो सकती हैं। जब आउटकम्स प्योर होंगी तो उस वक्त इनकी वैल्यूज़ कम होंगी, जब आउटकम्स इम्प्योर होंगी तो इनकी वैल्यूज़ हाई होंगी। ठीक है, तो ये दोनों इम्प्योरिटी मेजरमेंट के हमारे पास दो क्राइटेरिया आ गए। ऑल राइट, सो लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स। आपके सामने मैंने फार्मूला दोबारा लिख दिए हैं, जिनी का भी और एंट्रोपी का भी। एंड नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये आपके पास एक क्लास है जिसमें आपको कुछ पॉजिटिव इंस्टेंसेस नज़र आ रही हैं और एक नेगेटिव इंस्टेंस नज़र आ रही है। बिफोर आई रन दिस, बिफोर आई गिव यू द आंसर, जस्ट कैलकुलेट द आंसर, द जिनी एंड द एंट्रोपी ऑन योर ओन। ये कर लीजिएगा, पॉज करके इसको करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके पास टोटल 11 इंस्टेंसेस हैं, उनमें से 10 पॉजिटिव हैं और एक नेगेटिव है। यू कैन सी दैट p प्लस वुड बी 0.9, p माइनस वुड बी 0.09, योर जिनी वुड कम आउट टू बी 0.16 एंड योर एंट्रोपी कम्स आउट टू बी 0.43। सो काफ़ी लो वैल्यूज आ रही हैं, इंडिकेटिंग दैट दिस इज अ वेरी प्योर आउटकम, दिस इज अ वेरी डिजायर्ड आउटकम। इसके आउटकम हमें चाहिए हमारे स्प्लिट्स के नतीजे में। हियर इज अनदर इंस्टेंस, जल्दी से इसकी कैलकुलेट करें। आई होप आपने पॉज किया और कैलकुलेट किया। सो यहाँ पर प्योरिटी इवन बढ़ गई है। यहाँ पर हमारे पास 20 इंस्टेंसेस एक टाइप की हैं और 1 इंस्टेंस एक और टाइप की है। सो वी कैन सी हियर दैट द जिनी एंड द एंट्रोपी आर इवन फर्दर लोअर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, लेट्स लुक एट अनदर इंस्टेंस। यहाँ पे कंप्लीट प्योरिटी है, तो यहाँ पर अब खुद से अगर मैं आपको सिर्फ ये कहता कि बस बता दें कि कितनी होनी चाहिए, तो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ना चाहिए। आपको पता होना चाहिए फॉर टू क्लासेस जिनी और एंट्रोपी दोनों अपनी हाईएस्ट वैल्यूज लेंगी, विच विल कम आउट टू बी 0.5 एंड 1। ओके, लेट्स लुक एट अनदर इंस्टेंस। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आपके पास जो इंस्टेंसेस हैं वो हाफ हाफ डिवाइड हुई हुई हैं, और इस केस में भी जिनी और एंट्रोपी वही सेम हाईएस्ट वैल्यू लेगी। सो प्योरिटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैल्यू इसकी चेंज होती जा रही है, यहाँ तक कि आपको एक्चुअल प्योरिटी मिल जाए, यानी सारी की सारी इंस्टेंसेस एक क्लास की हो जाए जिसमें जिनी और एंट्रोपी दोनों 0 हो जाएंगे। लेकिन इम्प्योरिटी यानी फुल इम्प्योरिटी जिसमें दोनों के दोनों बराबर बराबर मिक्स हुई हुई हैं क्लासेस, उस केस में ये अपनी मैक्सिमम वैल्यूज़ जिनी 0.5 और एंट्रोपी 1 लेती है। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि क्योंकि हमारे स्प्लिट के नतीजे में दो चिल्ड्रन बनते हैं, how do we combine the Gini and the entropy across the two in order to come up with one outcome? क्योंकि हमें तो पूरे स्प्लिट की एंट्रोपी या पूरे स्प्लिट की जिनी चाहिए ना, तो वो जो वेटेड एवरेज की हमने बात की थी उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। सो दिस इज योर वेटेड एवरेज। बाय द वे, ये जिनी और एंट्रोपी दोनों पर अप्लाई हो सकती है बिल्कुल इसी अंदाज से, इसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ आप जिनी और यहाँ मैंने जिनी के लिए किया हुआ है, आप सेम काम एंट्रोपी के लिए भी कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट यू सी हियर इज द जिनी एंट्रोपी ऑफ अ स्प्लिट is equal to the weighted average of the Gini of the left node
एंड द जिनी ऑफ द राइट नोड, यानी लेफ्ट सबसेट और राइट सबसेट दोनों की जिनी निकालें, और फिर उसको कंबाइन करने के लिए लेफ्ट सबसेट में जितने एलिमेंट्स गए थे डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पेरेंट, मीनिंग कि कितना वेट मैंने देना है लेफ्ट वाले को और कितना वेट देना है राइट वाले को, इन दोनों की बेस के ऊपर मैं वे कर लेता हूँ इसको, एंड दिस इज योर वेटेड जिनी फॉर द स्प्लिट। सिमिलरली अगर ये जी की जगह हम एच यूज़ कर लेते यहाँ पर, दोनों जगह हम एंट्रोपी यूज़ कर लेते, दैट वुड हैव गिवन अस द वेटेड एंट्रोपी ऑफ द स्प्लिट। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल भी आपकी राइट साइड पर है जो मैं नीचे आपको सॉल्व करके अभी दिखा दूंगा, लेकिन आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पेरेंट में 30 इंस्टेंसेज हैं, लेफ्ट सब नोड पे 17 गई हैं, राइट सब नोड पे 13 गई हैं, और उसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि कितनी प्योरिटी या इम्प्योरिटी है। सो यू कैन बेसिकली कैलकुलेट द होल थिंग, द जिनी ऑफ द स्प्लिट या एंट्रोपी ऑफ द स्प्लिट एंटायरली फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। ठीक है, सो यहाँ मैंने थोड़ा ये एक्सप्लेन भी कर दिया जो मैंने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया था कि हमारे इस फॉर्मूला के अंदर डिफरेंट चीज़ों का क्या मतलब है। लेट्स डू द एग्जांपल। सो दिस इज द वेइंग क्राइटेरिया, और इसके नतीजे में नाउ यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द जिनी ऑन बोथ साइड्स एंड फाइंड आउट द वन वैल्यू। ठीक है, सो अब आपको ये समझ में आ गया कि वो जो हमने एल्गोरिदम देखा था जो ID3 और कार्ट का अमेलगम था, उसमें यू जस्ट साइकिल थ्रू स्प्लिटिंग यूजिंग ऑल अनयूज्ड फीचर्स and choose the one that results in the lowest impurity after the split, यानी highest purity या lowest impurity। ठीक है, तो आप smallest value of Gini combined weighted average of Gini या weighted average of entropy, आप उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, आपको lowest उसके आंसर्स चाहिए, वो वाला एट्रीब्यूट आप चूज कर लेंगे। अच्छा, what do we mean by unused features? सो हमारे ट्री में, और ये हम अभी आगे जाकर हमने करना है, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम किस तरफ जा रहे हैं, जब हम ट्री ग्रो कर रहे हैं, जो कैटेगोरिकल फीचर्स हैं वो ट्री में, सब ट्री में दोबारा रिपीट नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैंने अगर हार्ट डिजीज, लेट्स से कि हमारे पास जो फीचर्स थे उनमें से कोई एक फीचर की हम एग्जांपल पिक कर लेते हैं, लेट्स से आर्टीरियल ब्लॉकेज। सो आर्टीरियल ब्लॉकेज के येस अगर एक दफ़ा जा चुके हैं एक तरफ और नो दूसरी तरफ जा चुके हैं, अब मैं दोबारा इस सब ट्री में आर्टीरियल ब्लॉकेज यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे मालूम है कि एक तरफ येस आए हुए हैं दूसरी तरफ नो आए हुए हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लिहाजा we don't repeat the categorical features in the subtree, but we can repeat the real numbered features in the subtree by using a different threshold. So ऊपर आपने threshold लगाई थी मिसाल के तौर पर, उसके ऊपर BMI के ऊपर कोई एक X लगाई थी, अब आप नीचे आए और आप एक Y threshold लगा रहे हैं, तो real numbered features आपके बार बार reuse हो सकते हैं using different thresholds. So when we say cycle through all unused features, this means all unused categorical features and all unused thresholds of real numbered features। ये बात अभी आगे जाके हम और वाजे करेंगे। अब हम, जैसे हमने ये यहाँ पर देखिए ना, रिडक्शन ऑफ जिनी इम्प्योरिटी, अब यहाँ पर तो आपने खाली एवरेज जिनी या एवरेज एंट्रोपी निकाल ली है एक स्प्लिट की। अब हम अगली स्लाइड पर देखते हैं कि हम इसको एक और अंदाज से भी देख सकते हैं, हम इसको पेरेंट से कंपेयर भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ हम एब्सोल्यूट या वेटेड वैल्यू देख रहे हैं जिनी या एंट्रोपी की। वी कैन ऑल्सो लुक एट द एक्चुअल रिडक्शन या एक्चुअल गेन इन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट स्प्लिट। ओके, सो दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर द इंफॉर्मेशन गेन ऑफ अ स्प्लिट। अगेन यहाँ पर हमने खाली इस वक्त इसको एंट्रोपी से सॉल्व किया हुआ है, आप इसी काम को जिनी से भी कर सकते हैं, ऑल्दो उसके जो सिमेंटिक्स हैं कुछ बदल जाएंगे, लेकिन आप इसको जिनी से भी कर सकते हैं। सो इंफॉर्मेशन गेन इज इक्वल टू द एंट्रोपी ऑफ द पेरेंट माइनस द वेटेड मीन एंट्रोपी ऑफ द चिल्ड्रन, एज सिंपल एज दैट। सो अगर आप देखें अंदर वही कुछ लिखा हुआ है जो पिछली स्लाइड पर लिखा हुआ था। अब आप सिर्फ ये कह रहे हैं अच्छा जो पेरेंट की एंट्रोपी थी उसमें से चिल्ड्रन की मीन एंट्रोपी, वेटेड मीन एंट्रोपी को माइनस करके देख लें, उससे आपको क्या पता लगेगा कि क्या हम पहले से बेहतर हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, सो कौन सा वाला स्प्लिट अच्छा होगा जिसमें इसकी हाईएस्ट वैल्यू आए, यानी पहले एंट्रोपी बहुत हाई थी और बाद में एंट्रोपी बहुत लो हो गई, पहले प्योरिटी बहुत कम थी और बाद में प्योरिटी बहुत बढ़ गई, तो जो मीनिंग है ना वो रिवर्स हो गया, जो हमने पिछला वाला स्लाइड में एग्जांपल दिया था, यानी कि अगर इसकी वैल्यू लो होगी, इतनी चीज़ की वैल्यू लो होगी तो इस पूरी चीज़ की वैल्यू हाई आएगी, गिवन कि अगर ये पहले हाई था। सो देयरफॉर the information gain should be high, and it will be high when the outcomes are very pure as a result of a particular question। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और उसके लिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सो ये आपके सामने एक एग्जांपल है जहाँ पे आपके पास एक विंड का एट्रीब्यूट है, और ये पेरेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि 9 येस और 5 नोज रखे हुए हैं, और यहाँ पर हम इसका एंट्रोपी निकाल सकते हैं, और ये हमने एंट्रोपी निकाल ली है। उसके बाद अब हम इसके चिल्ड्रन की तरफ आए हैं और उन दोनों की भी हमने अलग अलग एंट्रोपी निकाल ली है, एंड नाउ वी कैन बेसिकली कंबाइन दीज in order to find the information gain, and we find that the information gain of the split is equal to 0.049। तो इसको पॉज करके एक मरतबा खुद से करके भी देख लीजिए। सो अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि साइकिल थ्रू
split the splits using all unused features. Unused का वही मतलब है जो हमने पहले देखा था. Choose the feature that maximizes the gain. So जो मिनिमाइजिंग द एवरेज एंट्रोपी या मिनिमाइजिंग द एवरेज जीनी था वो यहाँ पे मैक्सिमाइजिंग द गेन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. दिस इज ऑल्सो नोन एज द म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन बिटवीन द एट्रीब्यूट ए एंड द क्लास लेबल्स ऑफ एस. ये म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन की बात आगे जाकर शायद हम दोबारा भी किसी लेक्चर में करें, लेकिन फिलहाल अभी हम यहाँ इसको इसी लेवल पर रखते हैं. अच्छा जनाब, ये तो हमने सब इंस्टेंसेस देखी हैं जीनी और एंट्रोपी की मल्टी टू क्लासेस के लिए, बाइनरी क्लासेस के लिए. नाउ लेट्स क्विकली लुक एट दीज वैल्यूज फॉर मल्टी क्लास. So here you have three classes और मैंने काफ़ी सारी यहाँ पे इंस्टेंसेस लिखी हुई हैं. जो इंस्टेंसेस के अंदर मेरे पास ऐसी भी हैं जो प्योर हैं और ऐसी भी हैं जो इम्प्योर हैं, और उन सब के लिए मैंने जीनी और एंट्रोपी निकाली हुई है. ये याद रहे कि जीनी और एंट्रोपी की जो अब मैक्सिमम वैल्यू है वो अब 0.5 और 1 नहीं है रिस्पेक्टिवली पहले की तरह. अब वो चेंज हो जाएगी बिकॉज मल्टी क्लास में ये वैल्यू बड़ी होती है. सो यू कैन सी हियर दिस इज़ अ वेरी प्योर केस and you find that the Gini and the entropy are 0.29 and 0.82. This is a more pure case and you can see कि ये even lower हो गई. This is a less pure case and you can see कि ये बढ़ गई. This is an even less pure case, बहुत ज़्यादा mixing हो रही है और ये बढ़ती जा रही हैं, काफ़ी बड़ी values हो गई हैं. और यहाँ पे this is the worst form, तो आप ये देख सकते हैं कि इस केस में इसने ये वैल्यूज़ ये वैल्यूज़ ऑब्टेन कर ली हैं 0.67 और 1.58 विच इज़ ग्रेटर देन जो हम पहले आदि हैं 0.5 और 1 के. तो ये इसकी नई हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं फॉर इम्प्योर आउटकम्स. और अगेन जब जैसे ही हम मैक्सिमम इम्प्योरिटी तक पहुँच जाते हैं तो अब ये उस वैल्यू के ऊपर आकर स्टेबल हो जाएगा. तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है फॉर 3 क्लासेस. और यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्योर आउटकम्स हैं और आपकी जीनी और एंट्रोपी दोनों बहुत ज़्यादा लो हो गई हैं. अच्छा जनाब, अब हम रेडी हैं आगे चलने के लिए. ऑलराइट जी, सो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस हम एक मरतबा इम्प्योरिटी को रिग्रेशन के लिए भी डिफाइन कर लेते हैं. सो यहाँ पर एक ग्राफ आपको नीचे नज़र आ रहा है जिसमें एक फीचर है ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड ऑन द वर्टिकल एक्सिस यू हैव द रियल वैल्यूड लेबल्स. सो यू कैन सी कि अगर यहाँ पर मैंने एक ट्री ग्रो करना है तो उसके लिए मैं सारी थ्रेशोल्ड से साइकिल थ्रू करूँगा. सो फॉर एग्जाम्पल मैं इस थ्रेशोल्ड को, 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 हर थ्रेशोल्ड के लिए इस चीज़ को रिपीट करूँगा और सारी की सारी थ्रेशोल्ड्स के ऊपर जाकर ये देखूंगा कि मेरा इम्प्योरिटी कितनी आ रही है ऑफ द स्प्लिट. अच्छा, अभी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे. सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो पहले वेरिएंस की बात की थी वो बिल्कुल इस तरह से कैलकुलेट होगी कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं और उसके बाद हमारी मीन से हमारा हर एलिमेंट का स्क्वायर डिफरेंस कितना है. सो दिस इज लाइक योर वेरिएंस एंड दिस इज हाउ यू हैव डिफाइंड द मीन. ठीक है, और यही चीज़ अगर आपने पूरे स्प्लिट के लिए कैलकुलेट करनी है तो बिल्कुल उसी तरह से होगी कि वेटेड एवरेज हो जाएगी दोनों साइड के चिल्ड्रन के जो मीन्स हैं उसके, जो दोनों साइड के जो दोनों चिल्ड्रन की जो वेरिएंसेस हैं उसको हम इससे कंबाइन कर लेंगे. और अगर हम कोई ऐसी सेटिंग देख रहे होते जहां हम एक से ज़्यादा थ्रेशोल्ड कर सकते होते तो हम उनको भी कंबाइन कर लेते, बट यूजुअली अभी हम सिर्फ वो केस देख रहे हैं जहां पर इट्स अ सिंपल नोड, वो सिंगल एक थ्रेशोल्ड डिफाइन करता है. इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट मल्टीपल थ्रेशोल्ड्स तो वो एक हायरार्की की फॉर्म में हो जाती है कि पहले एक थ्रेशोल्ड, फिर उसके बाद उसके चिल्ड्रन के अंदर एक और थ्रेशोल्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. हम इसकी एक एग्जांपल आगे देखेंगे भी. So now for this data set, let's actually see how we go through the various thresholds to find out the best threshold. By the way, आप खुद से अगर पॉज करके सोचें इस डेटा सेट के अंदर सबसे बेस्ट थ्रेशोल्ड कहाँ पर होगी. पॉज करें, ये आपको निकाल लेना चाहिए. बहुत आसान सा डेटा सेट है ये जो आपके सामने नीचे बना हुआ है. फीचर 1 पे कहाँ थ्रेशोल्ड लगाऊं तो बेस्ट थ्रेशोल्ड होगी, मिनिमम वेरिएंस में वो रिजल्ट कर रही होगी. ओके, सो लेट्स से आपने ये थ्रेशोल्ड रखी, फिर आपने ये थ्रेशोल्ड रखी. हर दफ़ा आप क्या कर रहे हैं, दोनों साइड की वेरिएंसेस निकाल रहे हैं. सो एक दफ़ा आपने इस साइड की वेरिएंस निकाली और एक दफ़ा आपने इस साइड की वेरिएंस निकाली, ये भी शामिल है इसमें, इस साइड की वेरिएंस निकाली है और फिर इन दोनों को आपने इस फार्मूला से कंबाइन किया और आप देख रहे हैं कि कितना आता है. और यहाँ तक कि आप सारी की सारी थ्रेशोल्ड से एक एक करके गुजरेंगे. लेट मी जस्ट क्लियर द क्लटर एंड लेट्स गो ऑन. सो आपने ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा. यहाँ पर मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन भी दिखाई हुई है इस थ्रेशोल्ड के लिए. ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट यू कैन सी कि आपने ये जो लाइन है ब्लैक लाइन, ये मीन को इंडिकेट कर रही है और ये जो रेड लाइंस हैं ये इसके डिफरेंस फ्रॉम द मीन को यानी एरर को इंडिकेट कर रही है. और उसके बाद आपने इसका स्क्वायर लिया है और स्क्वायर करके इनको सम कर लिया है. सो ये बेसिकली दोनों साइड की वेरिएंसेस हैं. यू कंबाइन देम एंड देन यू कंटिन्यू ऑन विद द रेस्ट ऑफ द थ्रेशोल्ड्स.
आप सारी थ्रेशोल्ड से एक मरतबा गुजरेंगे, लेकिन हमें ये मालूम है कि जो सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा वही आएगा जो यहाँ की थ्रेशोल्ड के ऊपर आया था, यानी जब आपने इसको यहाँ पर रखा था, बिकॉज ये वेरिएंस सबसे कम है और ये वेरिएंस इनकी सबसे कम है। ये एक तरह की वैल्यूज़ हैं, ये एक तरह की वैल्यूज़ हैं, सो दैट थ्रेशोल्ड इज गोइंग टू गिव यू द लीस्ट वेरिएंस, लीस्ट एवरेज वेरिएंस, देयरफॉर यू गोना चूज दैट स्प्लिट। ठीक है जनाब, सो हमें ये अब रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों के लिए इम्प्योरिटी मेजर करना आ गई है, एंड वी हैव सम क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेटिंग दैट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लुक एट another example. सो नाउ वी आर रेडी, और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि जो हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी रिगार्डिंग रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स की, अगर मेरे पास कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स हैं तो उनकी ट्री के अंदर सब ट्री में रिपीट होने की सेंस नहीं बनती। फॉर एग्जांपल ब्लॉक्ड आर्टरीज को मैंने अगर यहाँ पर एक एट्रीब्यूट रख लिया है, क्वेश्चन पूछ लिया है, तो अब यहाँ पर सिर्फ वो इंस्टेंसेस आई हैं जो येस हैं और यहाँ सिर्फ वो आई हैं जो नो है। तो अब इस सब ट्री के अंदर दोबारा ब्लॉक्ड आर्टरीज का पूछना या इस सब ट्री के अंदर दोबारा ब्लॉक्ड आर्टरीज के पूछने की कोई सेंस नहीं बनती। जैसा कि जेंडर के बाद जो है यहाँ नीचे दोबारा जेंडर पूछने की बात नहीं बनती, क्योंकि उस क्वेश्चन का एक ही तरफ सारा आंसर जाएगा, वो ऑलरेडी हम ऊपर पूछ चुके हैं। सो दैट मीन्स कि कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स दोबारा बार बार रिपीट नहीं होते। वेयरएज फॉर थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट्स जस्ट लाइक हियर, या ये BMI वाला एग्जांपल जैसे यहाँ था, इसमें दोबारा रिपीटिशन हो सकती है। सो यहाँ डोजेज की आपने थ्रेशोल्ड आइडेंटिफाई की है 31.5 मिलीग्राम्स, और उससे एक तरफ आपको ये एक आंसर मिल गया एंड यू आर ओके विद दैट। बट दूसरी साइड के ऊपर जब आप गए, ये वो सारी वैल्यूज़ थी जो बड़ी थी 31.5 मिलीग्राम से। अब इन वैल्यूज़ के अंदर अब आप पूछ रहे हैं कि क्या डोजेज 55.5 से बड़ी है या नहीं, और उसमें इस राइट साइड पे पूछ रहे हैं क्या 80.5 से बड़ी है या नहीं। सो these real valued attributes they can keep repeating. So आपका जो एल्गोरिथम है उसमें जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, जो रियल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं वो कम नहीं हो रहे होते, वो उतने ही रहते हैं। हाँ, उनकी जो थ्रेशोल्ड्स मुख्तस हो गई हैं वो दोबारा हम नहीं यूज़ करते उन थ्रेशोल्ड्स के अराउंड। अब हम क्वेश्चन एंड वी कैन इंटेलिजेंटली डू दिस कि अगर हम ग्रेटर वाले हिस्से में हैं तो सिर्फ वही थ्रेशोल्ड टेस्ट करें जो ऑन द ग्रेटर साइड हैं, और अगर हम लोअर वाले हिस्से में हैं तो वही करें जो लोअर साइड पर हैं। और वो करने का आसान तीन तरीका ये है, जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड के ऊपर देखा है, कि वी जस्ट गो ओवर दी द थ्रेशोल्ड जो कि हमारे एक्चुअल डेटा के अंदर मौजूद इंस्टेंसेस पे बेस्ड होती हैं। सो दैट ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ दैट, वी डोंट नीड टू रिमेंबर कि हमने ऊपर थ्रेशोल्ड क्या चूज़ की थी। अच्छा जनाब, एक चीज़ और ये भी है कि हम जो ये अभी तरीका देख कर आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि हर मर्तबा आपको हर थ्रेशोल्ड के लिए अलग अलग यहाँ पर आपने वैल्यू रखी, अब दोनों तरफ की वेरिएंस निकाली, फिर वैल्यू रखी, दोनों तरफ की वेरिएंस निकाली, फिर थ्रेशोल्ड रखी, वेरिएंस निकाली, ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हम इसको, ये नाइव है। अगर इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना है तो ये भी कर सकते हैं कि हर दफ़ा जैसे जैसे आप अपनी थ्रेशोल्ड आगे मूव कर रहे हैं, एक ही पॉइंट है ना जो थ्रेशोल्ड के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, तो उसी एक पॉइंट को हम इंटेलिजेंटली अपने फॉर्मूला में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हमें पूरी कैलकुलेशन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, हम उस कैलकुलेशन को इंटेलिजेंटली भी रिपीट कर सकते हैं। दैट्स जस्ट अ स्मॉल ऑप्टिमाइजेशन स्टेप जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ इसकी एक्चुअल एग्जांपल्स हैं। लेट्स मूव ऑन, और हमने रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स की ऑलरेडी डिस्कशन करनी भी है, सो लेट्स मूव ऑन एंड लुक एट एन एक्चुअल एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन यूजिंग अ डिसीजन ट्री। सो ये हमारे पास एक इंस्टेंस है, एक एग्जांपल है, जिसको अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर मेरे पास ड्रग की डोजेज है, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर मेरे पास ड्रग की इफेक्टिवनेस है। सो हम ये कह रहे हैं जब डोजेज बहुत कम है तो उस वक्त ड्रग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जब डोजेज एक ख़ास जोन में पहुंचती है तो ड्रग बहुत इफेक्टिव हो जाती है। उसके बाद यहाँ भी अभी इफेक्टिव रहती है लेकिन इफेक्टिवनेस कम हो रही है, और फिर यहाँ ओवरडोज हो गई है, इफेक्टिवनेस दोबारा बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सो इफ़ वी वांट टू ट्रेन अ डिसीजन ट्री जस्ट यूजिंग दिस वन एट्रीब्यूट, वो किस तरह से काम करेगा भाई? इसेंशली वो यही करेगा कि यहाँ से शुरू करेगा और सारी की सारी थ्रेशोल्ड्स रखना शुरू कर देगा, और पूरे के पूरे ट्री में आखिर तक यहाँ तक की सारी थ्रेशोल्ड्स देखकर भी देखेगा कि सबसे ज़्यादा मिनिमम एवरेज वेरिएंस किस स्प्लिट के नतीजे में आई थी। व्हेन वी एक्चुअली डू दिस वी फाइंड कि सबसे मिनिमम जो आपकी वेरिएंस आती है वो इस स्प्लिट के नतीजे में आती है। सो इट्स गोना मेक दैट योर फर्स्ट नोड। उसके बाद वो इसके सब ट्री में जाएगा और दोनों तरफ के चिल्ड्रन के ऊपर जाकर यही प्रोसेस रिपीट करेगा। अब होगा सिर्फ ये कि इस साइड के सब ट्री पे वो सिर्फ इन थ्रेशोल्ड्स को देखेगा और इस साइड पर सिर्फ इन थ्रेशोल्ड्स को देखेगा। अच्छा, स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होगा?
ये हाइट भी हो सकती है, ये कोई मिनिमम वेरिएंस भी हो सकती है कि वेरिएंस इससे कम हो जाए तो बस उसके बाद आप ग्रो करना स्टॉप कर दें। ये मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस भी हो सकते हैं कि इस नोड में इतने एग्जांपल्स आ चुके हैं, इससे कम हो जाएंगे तो अब हम इसको ग्रो करना बंद कर देंगे। सो लेट मी शो यू वन एग्जांपल ट्री दैट वी हैव ग्रोन बेस्ड ऑन दिस डेटा। सो दिस इज वन एग्जांपल ट्री जिसमें पहली जो थ्रेशोल्ड थी वो यहीं 31.5 पे आई, जहां हम अभी इसको देख रहे थे, और उसके बाद उसने यहाँ पर ग्रोइंग बंद कर दी क्योंकि उसका वेरिएंस का क्राइटेरिया मीट हो गया, यहाँ पर वेरिएंस कोई खास नहीं है। And then on this side obviously there is a lot of variance, so therefore it continued growing and then it identified another threshold. So let me remove my own clutter and do it more nicely using the animation that I have for you on this slide. So let me just remove the clutter and let's just run it. Okay, so उसने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया और ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। फिर उसने और ये दोनों तरफ की इसने वैल्यूज़ निकाली हैं। यहाँ पर ये रुक गया, इसने कहा ये काफ़ी है, लेकिन इस साइड पर इसने फर्दर कंटिन्यू किया और 55.5 पर एक और थ्रेशोल्ड आइडेंटिफाई कर ली। उसके बाद इस साइड के ऊपर, लेफ्ट के ऊपर ये रुक गया और राइट साइड के ऊपर कंटिन्यू किया इसने, और फिर एक और थ्रेशोल्ड आइडेंटिफाई कर ली 80 से आगे। एंड देन अब उसको सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, and then you can see that your tree has completed growing. So now suppose we want to calculate the the effectiveness of the drug if my dosage of the drug is 70 milligrams. तो अब इस चीज़ की पूरी कैलकुलेशन हम एक्चुअली कर सकते हैं। ये पूरी कैलकुलेशन हम इसको देख सकते हैं। 70 मिलीग्राम्स का मतलब ये है कि वो इस साइड से इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ जाएगा, और जब ये 55 से इधर जा रहा है तो 55 से बड़ा है, ये इस तरफ जाएगा और फिर फाइनली ये यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इसकी इफेक्टिवनेस यहाँ से कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कितनी है। और ये इफेक्टिवनेस भी जो हम बता रहे हैं, दिस इज़ द एवरेज इफेक्टिवनेस फॉर ऑल ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये जो लाइन आपको ब्लैक नज़र आ रही है ना, ये ब्लैक लाइन है जो यहाँ लिखी हुई है। सो एसेंशियली दिस इज़ दिस वन। सो ये हमारी ये वाली ब्लैक लाइंस हैं जो हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। दिस इज द एवरेज ऑफ द डेटा पॉइंट्स जो वहाँ पर मौजूद हैं, तो एवरेज इफेक्टिवनेस। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट मी ऑल्सो शो यू द फॉर्मूलाज दैट वी हैव फॉर दिस। सो ये वही फॉर्मूलाज हैं जो अभी हम निकाल कर आए थे, और ये सारी डिस्कशन के स्प्लिट किस तरह से करना है, स्टॉप किस तरह से करना है, और हमारे पास अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वी साइकिल थ्रू एंड वी जस्ट यूज द अनयूज्ड वंस फॉर द कैटेगोरिकल एंड डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स फॉर द रियल वैल्यूड वंस। ठीक है, बाकी स्लाइड के ऊपर एक दफ़ा आई थिंक मैंने ये दोबारा भी किया हुआ है, तो लेट मी जस्ट पेशेंटली गो थ्रू ऑल ऑफ दैट। ऑल राइट जनाब, so our discussion on training the decision tree is now complete. This is how you train a decision tree for classification and regression. और अब आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि अगर आप इसको कोड अप भी करना चाहें, इसको लिखना भी चाहें, तो आप इसको पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं और अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस ऑफ द डिसीजन ट्रीज। थैंक यू सो मच। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. So now we are ready to quickly see the strengths and the weaknesses of decision trees. इनमें से बहुत सी चीज़ें हम साथ साथ भी डिस्कस करते रहे जैसे जैसे हम इसको समझ रहे थे, स्पेशली when we were studying the decision trees at the very beginning, और हम खुद से मैनुअली बना रहे थे। लेकिन एक मरतबा ये एक अच्छी समरी भी हो जाएगी और कुछ हम स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ज़रा ज़्यादा डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। So let's do this. Again, these are the links to जिनको आप यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल्स के लिए, और जो मेरे 2021 के लेक्चर्स हैं उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू टेक दिस ऑल एट अ स्लोअर पेस, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ऑलराइट, सो एज यू रिमेंबर, हमने डिसीजन ट्रीज़ को क्रिएट किया था बेस्ड ऑन के नियरेस्ट नेबर्स। हम के नियरेस्ट नेबर से के डी ट्रीज़ पर आए थे और के डी ट्री से हम डिसीजन ट्रीज़ के ऊपर आए थे। तो अगर उससे कंपेयर करें तो कुछ हम इनमें से स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को उसके कंपैरिजन में देख रहे होंगे जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है, और कुछ को हम इन जनरल देख रहे होंगे। ओके, सबसे पहली चीज़, अगर आपको याद हो, KNN के अंदर आपको पूरा डेटा सेट स्टोर करना पड़ता था, यानी कि ऑल n अगर मैं एज्यूम करूँ मेरे डेटा सेट का साइज़ है और d उसकी डिमेंशंस हैं, तो ND के जो है वो एक ग्रोथ रेट के हिसाब से हमारी स्टोरेज यूज़ हो रही थी। और सिमिलरली हमें हर डिसीजन करते वक्त उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। सो ND का ही हमारा एल्गोरिदम था जो कि डिसीजन करवा रहा था, जो कि हमें आउटकम दे रहा था, क्लासिफिकेशन कर रहा था। सो अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमें सब कुछ स्टोर करने के बजाय सिर्फ लेबल्स ऑफ द लीव स्टोर करने पड़ते हैं। हमने ये देखा था कि हम दोज लेबल्स ऑफ द लीव्स आर एसेंशियली जस्ट इफ एल्स स्टेटमेंट, सो जस्ट नेस्टेड इफ एल्स
स्टेटमेंट्स, तो जिसके अंदर थ्रेशोल्ड्स हैं या ये वैल्यू हैं कि इसकी वैल्यू अगर येस है तो इधर चले जाओ, नो है तो उधर चले जाओ, खाली ये चीज़ आप स्टोर कर रहे हैं। और जब लीफ पर पहुंच जाते हैं तो लीफ के लेबल्स चाहिए हमें खाली, जो कि मोस्टली या तो प्योर होती हैं या उसकी हम ये असाइन कर रहे होते हैं कि उसमें मेजॉरिटी क्या है। सो व्हेन एवर वी डूइंग क्लासिफिकेशन, हम लीफ के अंदर पहुंचने के बाद जो मेजॉरिटी लेबल है वो असाइन कर देते हैं अपने डेटा पॉइंट को, और अगर हम रिग्रेशन कर रहे हैं तो हम उसका मीन लेकर कर देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ये भी हम प्री कैलकुलेट करके रख लेते हैं। सो ऑल वी नीड टू डू इज़ जस्ट टू स्टोर द ट्री इटसेल्फ व्हिच इज़ यूजुअली वेरी स्मॉल। ओके, दूसरा ये कि टेस्टिंग एफिशिएंसी KNN के केस में बहुत ज़्यादा थी, जैसे हमने देखा ND थी, बिग O ऑफ ND थी, यहाँ पर वो बहुत फास्ट हो गई है। दिस इज सिंपली वी जस्ट नीड टू रन डाउन द ट्री, सो द मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स दैट इज गोना टेक यू इज टू जस्ट रिवर्स द ट्री हाइट। सो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है आपका, जितने आपको हॉप्स करने हैं फ्रॉम द रूट ऑल द वे टू द मोस्ट डिस्टेंट लीफ, सो सिर्फ आपको इतना इस ट्री में ट्रेवल करना है। और अगेन प्रिडिक्शन जो करनी है वो खाली मॉड लेकर करनी है क्लासिफिकेशन में, और मीन लेकर करनी है in case of regression. So it's really very efficient both in terms of storage as well as the inference time efficiency. अच्छा, यहाँ पे किसी मेट्रिक को साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, ना ही कोई फीचर नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत है, ना ही फीचर स्केलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज स्प्लिट्स जो हैं वो थ्रेशोल्ड्स के ऊपर बेस्ड हैं। एक्चुअल डिस्टेंसेस यहाँ कोई कैलकुलेट नहीं हो रहे एज कम्पेयर टू KNN जहाँ एक्चुअल डिस्टेंसेस थे। सो देयरफॉर दिस इज़ अ मेट्रिक लेस मॉडल जो हम यूज़ कर रहे हैं। इस मॉडल को किसी नॉर्मलाइजेशन, किसी स्केलिंग की ज़रूरत नहीं। बहुत जो हमने पहले बात की थी ना कि बड़ा मुनकसिरुल मिजाज किस्म का ये मॉडल है, इट डज़ नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्री रेक्विजिट्स। फिर सबसे बड़ी जो इसकी एक स्ट्रेंथ है वो इसकी इंटरप्रेटेबिलिटी है, एक्सप्लेनेबिलिटी है। हम बता सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर डिसीजन किस बेस पर कर रहे हैं, वी कैन सिंपली रीड द डिसीजंस ऑफ द ट्री। ये चीज़ भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसी ट्री को हम बोथ क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब वीकनेसेस की साइड पर भी चीज़ें हैं। हमारा डिसीजन ट्री स्प्लिट्स पे बहुत सेंसिटिव है, सो दैट मीन्स कि अगर हमारा ट्रेनिंग डेटा चेंज होता है तो पूरा ट्री हो सकता है रीग्रो करना पड़े आपको। सो जो KNN में ये फ़ायदा हो रहा था ना कि डेटा में डालते जाओ, उसने ट्रेनिंग तो कोई करनी नहीं है सिवाय क्लीनिंग के, उसने सिर्फ इन्फ्रेंस टाइम के ऊपर ही सारे के सारा अपना एल्गोरिदम रन करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ ट्री ग्रो करना है, और वो ग्रोथ ऑफ द ट्री, जो उसकी प्योरिटी इम्प्योरिटी आ रही थी हर डिसीजन के ऊपर, वो चेंज हो सकती है अगर डेटा सेट आपका थोड़ा सा भी चेंज हो। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आपको बहुत फ्रीक्वेंटली आप ये काम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आप बेस्ट सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। मिनिमम साइज ट्री ढूंढना, यानी वो ट्री जिसमें हर नोड हर लेवल पर रखकर, यानी हर हर कैटेगोरिकल डिसीजन हर लेवल पर रखकर देखी गई हो, हर पॉसिबल जगह रखकर देखी गई हो, हर हाइट पर रखकर देखी गई हो, सिमिलरली हर पॉसिबल थ्रेशोल्ड को हर जगह रखकर देखा गया हो। नाउ दैट्स एन NP हार्ड प्रॉब्लम। सो एक्सपोनेंशियली मैनी ट्रीज बन जाएंगे जिसमें से आपको अपना मिनिमम साइज ट्री ढूंढना है। सो फाइंडिंग द मिनिमम साइज बेस्ट ट्री इज NP हार्ड। However, जो हमारी ग्रीडी अप्रोच है जो हमने ID3 और कार्ट के अंदर देखी है, दैट स्टिल गिव्स अस गुड इनफ ट्रीज। और ये बिल्कुल वैसा ही कुछ कुछ मामला है जैसा हमने वो ग्लोबल मिनिमम वर्सेस के गुड इनफ मिनिमम की बात की थी ना। तो ये उस तरह की यहाँ पर चीज़ है कि हम उस तरह की गुड इनफ ट्रीज ढूंढ रहे हैं। वी डू नॉट नीड टू नेसेसरली गो फॉर द बेस्ट पॉसिबल ट्री, जो कि हमारे लिए ट्रैक्टेबल नहीं है फाइंड करना फॉर रियल प्रॉब्लम्स। ओके, एक और बेनिफिट जो ट्री आपको देता है दैट इज़ द फीचर सिलेक्शन। सो हमने ये देखा था, ये एग्जांपल के अंदर भी ये चीज़ हमारे सामने आई थी कि यही एग्जांपल में पूरा ट्री ग्रो हो गया, लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कभी यूज़ ही नहीं हुए। यहाँ पर एज कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा, हाइट कहीं पर यूज़ नहीं हो रहा, पूरा ट्री ग्रो हो गया और कंप्लीट आपने उसकी प्योरिटी अचीव कर ली। दैट मीन्स कि इन दोनों एट्रीब्यूट्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो हम बड़ा आसानी से इररेलेवेंट एट्रीब्यूट्स को डील कर सकते हैं। या तो हम इन्फॉर्मेशन गेन से देख लें कि गेन ज़ीरो है उसका, या हम उसको इस अंदाज से देख सकते हैं कि हम उस पूरा ट्री ग्रो कर लें और जिस चीज़ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी वो एक इररेलेवेंट एट्रीब्यूट था। ठीक है, तो यानी फीचर सिलेक्शन जो है आपकी वो ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस के अंदर हो रही है। ओके, अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है जो आपको याद होगा, बहुत शुरू में हमने देखा था कि इस किस्म के हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं ट्री के अंदर, जो कि मैक्सिमम प्योरिटी हमें दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल डे नंबर के ऊपर डिसाइड किया हुआ है कि इस दिन टेनिस खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। सो यहाँ वेरियस फीचर्स हैं, वेदर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, और डेटा है जिसमें शो हो रहा है कि टेनिस प्लेयर्स किस दिन खेलते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेयर का डेटा है। लेकिन उस डेटा के अंदर एक एट्रीब्यूट है हमारे पास डे का, और डे को अगर हम एज एट्रीब्यूट यूज़ कर लेंगे, जैसे पेशेंट आईडी हमने यूज़ किया था उस तरह के एट्रीब्यूट में, तो हमें परफेक्ट प्योरिटी मिल जाती है। बट इट्स अ रियली बैड एट्रीब्यूट बिकॉज दिस इज़ ओवरफिटिंग। हमारे टेस्ट डेटा में कभी भी ये डे रिपीट नहीं होगा, ना ही हमारे टेस्ट डेटा में कभी नया वो वाला पेशेंट आईडी रिपीट होगा जो कि यूनिक था बाय डेफिनेशन।
सो देयरफॉर अब इस क्या करें कि हम इस तरह के एट्रीब्यूट से बच सकें। अच्छा, सिंपल इंट्यूटिव बात तो यहाँ पर ये है कि हम ऐसे एट्रीब्यूट से बचना चाह रहे हैं जिसके नतीजे में हमारे हर नोड के अंदर बहुत कम इंस्टेंसेस आ रही हों। सो हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्प्लिट्स जो कर रहा हो, यानी कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज़ हों, कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट जिसकी बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल वैल्यूज़ हों, सो बहुत ही बुशी वो आउटकम प्रोड्यूस करे, और उसके बाद हर एक के अंदर बहुत कम चीज़ें आ रही हों। इससे हम बचना चाह रहे हैं। हाउ कैन वी क्वान्टिफाई दिस? सो लेट मी गिव यू वन मेथड in order to quantify this, which is known as the information gain ratio. So आपका जो information gain आपने सीखा था, which was basically the entropy of the parent minus the average entropy of the split, इस इंफॉर्मेशन गेन को अब हम नॉर्मलाइज करेंगे एक और फैक्टर से जिसको हम स्प्लिट एंट्रोपी कहेंगे। और इस स्प्लिट एंट्रोपी को कैलकुलेट करने का बेसिक मकसद ये होगा कि ये अगर हमारे पास ज़्यादा चिल्ड्रन आ रहे होंगे उस क्वेश्चन के, तो उस केस में ये हमें एक बड़ी वैल्यू देगी, और अगर कम चिल्ड्रन आ रहे होंगे तो छोटी वैल्यू देगी। और जब इसे नॉर्मलाइज करेंगे तो ये गेन को अकॉर्डिंगली चेंज करके हमें सही आंसर दे देगी। लेट्स नाउ लुक एट इट एंड सी हाउ इट वर्क्स। सो हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन गेन रेशियो है जो हम करना चाह रहे हैं, और ये एक पहला नोशन है जो हम देख रहे हैं स्प्लिट एंट्रोपी का। सो स्प्लिट एंट्रोपी ये जो पहला वाला है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप ये वी आपकी वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो उस क्वेश्चन के जो आउटकम्स हैं। फॉर एग्जांपल वेदर है तो वो सनी, क्लाउडी और रेनी, तीन यहाँ पे आउटकम्स हैं उसकी, तो ये तीन इसकी वैल्यूज़ हैं। सो नाउ फॉर दैट यू कैलकुलेट दिस एंट्रोपी। सो एंट्रोपी बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेट होगी जिस तरह से होती है, कितनी चीज़ें गई थी, कौन सा फ्रैक्शन था जो लेट्स से सनी में गया था, कौन सा फ्रैक्शन था जो रेनी में गया था, कौन सा फ्रैक्शन था जो क्लाउडी में गया था, एंड सो ऑन। ये स्प्लिट एंट्रोपी आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ आपने अपना इंफॉर्मेशन गेन लिया जो आपने नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है, और उसको नॉर्मलाइज कर दिया स्प्लिट एंट्रोपी से। नाउ व्हाट वुड दैट डू? लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। इसकी वैल्यू कम आएगी फॉर फ्यूअर एंड बिगर सबसेट्स। ये जो हमने जो जो यहाँ पे ये स्प्लिट एंट्रोपी क्रिएट की है, और इसकी हायर वैल्यू होगी फॉर सेवरल टाइनी सबसेट्स। सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। अगर हमारे सेट जो है वो उसका साइज 12 है, और अगर इसके हम दो इक्वल स्प्लिट्स करें तो स्प्लिट एंट्रोपी आती है 1। अगर 3 स्प्लिट्स करें तो 1.58, 4 करें तो 2, 6 करें तो 2.58, 12 करें तो 3.58। अच्छा, अब आप इन सारी चीज़ों को रख रहे हैं यहाँ पर। गेन फ़र्ज़ करें, हम एज्यूम करते हैं कि गेन हमारा सेम रह रहा है। सो इफ़ द गेन इज़ सेम, देन एज द नंबर ऑफ स्प्लिट्स increase, the split entropy also increases. So this increasing split entropy normalizes this gain। और आपको याद होगा बड़ा गेन अच्छा होता है, छोटा गेन बुरा होता है, तो लिहाजा जैसे जैसे नंबर ऑफ स्प्लिट्स बढ़ेंगे मेरा गेन कम होता चला जाएगा। सो आई कैन यूज़ दिस गेन रेशो इंस्टेड ऑफ द प्योर गेन इन ऑर्डर टू डिसाइड कि मेरा कौन सा वाला स्प्लिट बेहतर है। सो अगर मैं खाली गेन यूज़ कर रहा हूँ तो वो इस किस्म के स्प्लिट्स को पसंद करेगा, लेकिन अगर मैं गेन रेशो यूज़ करूँ तो वो इस किस्म के स्प्लिट्स को नॉर्मलाइज कर देगा एक बड़ी वैल्यू से, और गेन को लोअर कर देगा। ठीक है, सो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर नीचे डिटेल में लिखा हुआ भी है, बेशक पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, सो इन जनरल हम ट्रीज़ के अंदर गेन रेशो को प्रेफर करते हैं ओवर यूजिंग सिंपल इंफॉर्मेशन गेन। अच्छा जी, अब एक दो डाउन साइड्स की भी बात। अगर डेटा सेट कुछ इस किस्म का हो, अब आप इसमें देखें कुछ पॉजिटिव इंस्टेंसेस हैं आपके पास और कुछ नेगेटिव इंस्टेंसेस हैं। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास लीनियर सेपरेबिलिटी है, और कोई भी सादा सा मॉडल लाइक योर लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन इजीली ड्रॉ स्ट्रेट लाइन टू सेपरेट दिस डेटा सेट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक स्ट्रेट लाइन से उस मसले को सॉल्व कर लेगा। ये बहुत इजी टू सॉल्व एक लीनियरली सेपरेबल डेटा सेट है। हाउएवर ये डेटा सेट ट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज ट्रीज़ के लिए मजबूरी है कि उन्होंने एक्सेस अलाइंड स्प्लिट्स करने हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन से या एसवीएम से सॉल्व कर रहे होते तो ये इस तरह के हमें एक आउटकम दे देता। लेकिन अगर हम इसको ट्री से सॉल्व करें, और फर्ज करें मेरे दो एट्रीब्यूट्स एक्स और वाई हैं, क्योंकि लेबल्स मैंने यहाँ पे प्लस और ज़ीरो से जो है वो इंडिकेट किए हुए हैं, तो अगर मैं इसको ट्री से सॉल्व करूँ, फर्ज करें वो पहले वाई एट्रीब्यूट के ऊपर स्प्लिट लगाता है, तो इस किस्म का स्प्लिट लगा देगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि एक साइड के ऊपर ये नीचे वाली चीज़ें आ गई, एक साइड पे ऊपर वाली आ गई। अब वो इन दोनों के ऊपर फर्दर स्प्लिटिंग करेगा। तो लेट्स से एक्स के ऊपर उसने एक साइड पर ये स्प्लिट किया और दूसरी साइड पर उसने ये स्प्लिट किया। अब इसको फर्दर बेहतर करने के लिए उसे कुछ और स्प्लिट्स करने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ तक भी अभी परफेक्ट प्योरिटी हर जगह नहीं आई। सो यहाँ आ गई है, यहाँ नहीं आई, यहाँ भी नहीं आई, यहाँ भी नहीं आई। तो इफ़ वी वांट परफेक्ट प्योरिटी तो इसको मजीद स्प्लिट्स करने पड़ेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। सो एक्सेस अलाइंड स्प्लिट्स इज़ अ वीकनेस ऑफ द ट्री।
not a deal breaker, but certainly it requires ज़्यादा effort as compared to a model जो कि एक diagonal line भी create कर सकता है. हम इस तरह के मामला इससे पहले भी देख चुके हैं जब हम KNN की enhancements कर रहे थे और जब हम KDD से locality sensitive hashing की तरफ गए थे, वहाँ पर भी हमने यही वाली discussion की थी. अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं decision trees की overfitting की. तो हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि हम किसी भी ट्री के अंदर उसकी डेप्थ बढ़ा सकते हैं और लेवल्स ऐड कर सकते हैं और किसी भी ट्रेनिंग डेटा को परफेक्टली फिट कर सकते हैं. हमने ये वाली इनफैक्ट डायग्राम भी इससे पहले क्लास में देखी हुई है. अच्छा, इसमें सिर्फ एक जो चीज़ ये है कि जो ज़ीरो एरर तक जाने में रोक सकती है वो ये है कि अगर डेटा सेट इनकन्सिस्टेंट है, यानी कि सेम फीचर वैल्यूज़ के लिए लेबल डिफरेंट है. सो सेम फीचर वैल्यूज़ हैं और एक पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है, सेम उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और जितना कुछ सब कुछ सेम है और एक बंदे को उसमें हेल्दी है. सो इसमें तो जाहिर है आप ज़ीरो एरर तक नहीं जा सकते, लेकिन इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों में आप जा सकते हैं. सो यहाँ पे अगर आप मैं इस डायग्राम को दिखाऊँ आपको दोबारा, सो दिस इज़ योर मैक्सिमम ट्री डेप्थ and this is your error and this is your testing error and this is your training error. We can see कि जैसे जैसे ट्री की डेप्थ बढ़ती जा रही है ट्रेनिंग एरर आर्बिट्रेरीली गिरता चला जा रहा है, वो कम से कम होता चला जा रहा है. वेयरएज टेस्टिंग एरर यानी अनसीन डेटा के ऊपर एरर यहाँ तक तो गिरा और उसके बाद बढ़ना शुरू हो गया. दैट मीन्स कि हमें इस ट्री को यहाँ के बाद ग्रो करना बंद कर देना चाहिए था. ये चीज़ करने का क्या तरीका हो सकता है? हाउ डू वी स्टॉप? एक तरीका तो ये है कि हम इस ट्री को ग्रो करते हुए साथ साथ कोई क्रॉस वैलिडेशन करते जाएं और देखते जाएं कि ये ट्री कैसा परफॉर्म करेगा, ओके, और फिर वहाँ रोक दें जहाँ पर हमें लगे कि अब ये ट्री पूरी तरह ग्रो हो चुका है. इस किस्म के तरीकों को हम प्री प्रूनिंग कहते हैं. लेकिन इसमें एक मसला ये आता है कि फ़र्ज़ करें अगर ऐसा होना हो कि ये एरर यहाँ पर नीचे आया, यहाँ बढ़ा और उसके बाद फ़र्ज़ करें कि दोबारा गिर गया और फिर दोबारा बढ़ा, तो इसको हम होराइजन इफेक्ट कहते हैं. अगर हम प्री प्रूनिंग कर देंगे तो हम इसको कभी नहीं जान सकेंगे. तो लिहाजा इसका एक तरीका ये होता है कि पहले आप पूरा ट्री ग्रो कर लें, यहाँ तक पहुँच जाएं और उसके बाद वापस आएँ और फिर ये देखें कि आपके पास मिनिमम पॉइंट कौन सा आया था. तो इसको हम पोस्ट प्रूनिंग अप्रोचेस कहते हैं. वेरी क्विकली इनको देख लेते हैं. सो प्री प्रूनिंग या अर्ली स्टॉपिंग ये है कि आप ट्री को या तो किसी प्री डिफाइंड हाइट पर रोक देते हैं, या प्री डिफाइंड मिनिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स पर लीफ पर रोक देते हैं, या मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन गेन पर रोक देते हैं, या वेरिएंस के ऊपर रोक देते हैं, या फिर उस वक्त रोक देते हैं जब आपका वैलिडेशन एरर जो है वो क्लाइम करना शुरू कर दे. ठीक है, इनमें से कोई भी आपका अर्ली स्टॉपिंग क्राइटेरिया हो सकता है. और आपको याद होगा कि वो जब हमने ट्रीज़ को कहा था ना कि ट्रीज़ पैरामीट्रिक भी हो सकते हैं, नॉन पैरामीट्रिक भी. जब भी इस किस्म की कोई चीज़ है ना कि प्री डिफाइंड हाइट है या प्री डिफाइंड नंबर ऑफ नोड्स एलिमेंट्स हैं हर डेटा पॉइंट के अंदर, तो अब आप उसको पहले से डिफाइन कर रहे हैं कि ट्री कहाँ तक जा सकता है, स्पेशली हाइट वाले केस में. सो हाइट लिमिटेड ट्रीज़ आर पैरामीट्रिक ट्रीज़. ठीक है, लेकिन जहाँ ये हम इसको अनलिमिटेड कर देते हैं वो नॉन पैरामीट्रिक हो जाता है. अच्छा, तो और आगे चलते हैं. सो यानी ये तरीका एफिशिएंट है, लेकिन इसमें चैलेंज है होराइजन इफेक्ट का, जो हमने अभी देखा कि ये हो सकता है कि हमने उसको प्रून उस वक्त कर दिया और वहीं पर रोक दिया जहाँ वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ, बट हो सकता है उस होराइजन के उस पार बढ़ते हुए एरर के उस पार फिर कोई और एक मिनिमम होता. तो ये एक पॉसिबिलिटी है. इस चीज़ से बचने के लिए यू हैव योर पोस्ट प्रूनिंग स्ट्रेटजीज, विच मीन कि पहले आप ट्री को पूरा ग्रो करें, उसके मैक्सिमम हाइट तक उसे ग्रो करवा दें ताकि वो अपने मिनिमम ट्रेनिंग एरर तक पहुंच जाए और उसके बाद उसे प्रून करना शुरू करें. अब प्रूनिंग जो है वो कई तरह से हो सकती है. उसका तरीका ये भी है कि आप नीचे से ट्री को लीफ से प्रून करना शुरू करें, या कहीं दरमियान से प्रून करना शुरू करें, ऊपर से कहीं से प्रून करते हुए आएँ और एक एक नोड और उसके सारे चिल्ड्रन को हटाते चले जाएं. और उसके बाद हर दफ़ा जब आप ये करें किसी वैलिडेशन सेट के ऊपर उसका एरर कैलकुलेट कर लें. सो यू प्रून बैक टू अ पॉइंट जहाँ पर आपको इत्मीनान हो जाए कि बस अब इतने एरर के साथ वे रोके. सो दैट्स द पोस्ट प्रूनिंग अप्रोच. ठीक है, तो बॉटम अप टॉप डाउन दोनों अंदाज से हो सकती है. एंड यू रिमूव नोड्स दैट लीड टू हाईएस्ट इंप्रूवमेंट. तो आप नोड को हटाया, उसके चिल्ड्रन को हटाया, एरर कैलकुलेट किया, दोबारा लगा दिया, फिर किसी और को हटाया, एंड सो ऑन यू कंटिन्यू डूइंग दैट. ठीक है, सो ये इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि यू रिपीट अंटिल फर्दर प्रूनिंग डिग्रेड्स परफॉर्मेंस. अच्छा, अब यहाँ पर ये भी है कि आप कब तक प्रून करेंगे. एक तरीका तो ये है कि वहीं तक प्रून करें जहाँ पे आपका मिनिमम एरर आ रहा है. दूसरा तरीका ये भी है कि आप उससे भी फर्दर थोड़ा सा और प्रून करते जाएं यहाँ तक कि आप कोई एक आध स्टैंडर्ड एरर के फासले पर रहें उस एरर से. तो आप ये भी कर सकते हैं. दिस इज़ गोइंग टू लीड टू एन इवन स्मॉलर ट्री. तो जैसा कि हम यहाँ से देख चुके हैं कि बिगर ट्रीज विच आर स्ट्रॉन्ग लर्नर्स दे लीड टू मोर ओवरफिटिंग, शॉर्टर ट्रीज lead to more generalization, but very small trees lead to very high bias. तो लिहाजा ये एक इसको यूज़ करते हुए we can come up with various strategies in order to find the right size of the tree. और finally
जो चीज़ अभी हमने आगे डिस्कस करनी है कि वेरिएंस को रिमूव करने का हमारे पास एक बहुत बेहतरीन तरीका ये है कि हम बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन करें, जिसको हमने अभी आगे पढ़ना है और जिसको हम बैगिंग कहते हैं, जिसके नतीजे में वी गेट अ रियली पावरफुल क्लासीफायर एंड अ रिग्रेसर विच इज़ द रैंडम फॉरेस्ट। तो इसकी डिस्कशन अभी आनी है। तो आज की गुफ्तगू को हम यहीं पर रोकते हैं और इंशाल्लाह हम इसके बाद मिलते हैं इससे अगली डिस्कशन के साथ। थैंक यू सो मच।